दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 व्याख्यात्मक हल हिंदी का देखेंगे, जिसकी परीक्षा तिथि है 29 नवंबर 2009। निम्नलिखित अंकों को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंक। इन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति संख्यांकन की दशमलव पद्धति पर आधारित है। प्रणाली है जिसमें संख्याओं को 3-3 अंकों के समूह में लिखा जाता है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है। उदाहरण 999 इसी पद्धति के अंतर्गत दशमलव पद्धति या दशमिक पद्धति या दशाधारी संख्या पद्धति है। इस पद्धति में गिनती गणना के लिए कुल 10 संख्याओं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का सहारा लिया जाता है। यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली संख्या पद्धति है। उदाहरण 4 5 8 7 9। निम्नलिखित उदाहरण में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। निम्नलिखित उदाहरण में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। आपका दौलत खाना कहाँ है? श्रीमान किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं? कैसे कृपा की? मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए, मेरा गरीब खाना वही है। नम्रता प्रदर्शन। ऊपरी उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का मुख्य कारण नम्रता प्रदर्शन है। निम्न शब्दों में ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है? तो यह है मुकुट के ऊपर, मुकुट से उमर, मुकुट से नेउर मऊर, मुकुट से मऊर, मुकुट से नेउर, मुकुट से बऊर समीकरण है ना। इनमें से क्या कारण है? तो कारण है स्वविषमीकरण। उपरोक्त शब्द में ध्वनि परिवर्तन के कारण स्वविषमीकरण है। विषमीकरण समीकरण का उल्टा होता है। जब दो निकटस्थ समान ध्वनियों में से एक बदल जाए तो उसे विषमीकरण कहते हैं। इसके भी स्वर और व्यंजन तथा फरोगामी पश्चगामी भेद होते हैं। स्वर विषमीकरण फरोगामी समीकरण जैसे पुरुष से पुरुष, तिलक से टिकली, और पश्चगामी विषमीकरण मुकुट से मऊर और बउल से बऊस, नुपुर से नेउर आदि। व्यंजनाय विषमीकरण फरोगामी व्यंजन विषमीकरण काक से काका, कंकड़ से कंगन और लंगोसी से लंगूर, लाला से लार पश्चिमगामी विषमीकरण। दरिद्र से दलदारी और नवनीत से लयनू। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी। पूर्वी हिंदी की बोलियां छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली मानी जाती हैं, जबकि जारगेशन मूल रूप से इनमें से ही बोलियां अवधी और छत्तीसगढ़ी को ही मानते हैं। जारगेशन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, जबकि धीरेन्द्र वर्मा के हिंदी साहित्यकोश के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। कैसे? स्वर पहले बाद में व्यंजन। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें स्वर पहले एवं बाद में व्यंजन होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक सिलेबिक लिपि इसीलिए कहा जाता है। इसके वर्ण वस्तु अक्षर सिलेबिल है, अर्थात स्वर भी और व्यंजन भी। इस लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। साथ ही ध्वनियों का वर्गीकरण क्रम में वैज्ञानिक है। आरंभ में स्वर ध्वनियाँ अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अन आहा है। तत्पश्चात स्थानानुसारी वर्ग क्रम से 27 स्पर्श व्यंजन हैं। का वर्ग का खा खा गा घा। चा वर्ग चा छा जा झा इया। टा वर्ग टा ठा डा डा ड़ा ड़ा औड़ा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा फा मा। तत्पश्चात या रा ला वा तदंतर ध्वनियाँ ऊष्म। तत्पश्चात अंतस्थ या रा ला वा तदंतर ऊष्म ध्वनियाँ सा 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 और हा है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक
वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मुख्य वर्ण कौन से हैं? तो हाफ एवं कानिफ हाफ या नाइफ में हाफ में यल एवं नाइफ में के। अर्थ संकोच क्या है? पहले सामान्य व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। हिंदी भाषा में अर्थ संकोच का अर्थ है पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। अर्थात अर्थ संकोच का मतलब जब किसी शब्द के विस्तारित अर्थ में पहले की तुलना में कमी आती है तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे मृग का मूल अर्थ पशु है। नोट: अर्थ संकोच का विलोम शब्द अर्थ विस्तार है, जिसके माध्यम से राजकार्य होता है। कचहरियों का काम सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन। एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन में प्रयोग होती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, वही केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। भारतीय संविधान में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संविधान के 8वें अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। नोट: प्रायः राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। जैसे भारत में 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं मानी जाती हैं, वहीं राजभाषा किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई आदि। फारसी से। उपयुक्त शब्द हिंदी में फारसी से भाषा से आए हैं। अन्य शब्द जो फारसी से हिंदी में आए हैं वह इस प्रकार है: आबरू, अफसोस, अदा, आराम, आवारा, आवाज़, आफत, आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खाल, खुद, खामोश, खरगोश, खुश, खूब, खुराक, गल्ला, गोला, गोश्त, चाबुक, चादर, चिराग, चश्मा, चूकी, चाशनी, जंग, जहर, जोर, जिंदगी, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, जिगर, जोश, तरकस, तेज, तीर, तबाह, तनख्वाह, ताज़ा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिल, दिलेर, दवा, नाव, नामर्द, नापसंद, पलंग, पैदावार, पलक, पुल, पारा, पेश, पैमाना, बहरा, बेहुदा, बीमान और बेरहम, मादा, मलाई, मुर्दा, मजा, मुफ्त, मोर्चा, मीन, मुर्गा, मरहम, याद, यार, रंग, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वरना, वापिस, शोर, सितारा, सरासर, सुर्ख, सरदार, सूद, सौदागर, हफ्ता, हजार आदि। देशज का क्या अर्थ है? अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी है, न तत्सम और न तद्भव। देशज शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से न आकर देश के विभिन्न भाषाओं से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं। अनुकरणवाचक देशज शब्द है वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर जिन शब्दों का निर्माण किया जाता है उन्हें अनुकरणवाचक देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटखटाना, गड़गड़ाना, हिनहिनाना आदि। अनुकरण रहित देशज शब्द हैं। जिन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता उनको अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, बाजरा, जूता, लोटा आदि। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया है? तो आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य शुक्ल ने आरंभिक काल का प्रथम काल 650 ईस्वी से 1350 का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी, जबकि गियर्सन ने चारणकाल, मिश्रबंधु ने इसे प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल और राहुल संकेत्यान ने सामंत एवं रामकुमार वर्मा ने संधिकाल व चारणकाल की संज्ञा दी है। वीरगाथा
या आदिकाल में साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में है: सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य और प्रकीर्णक साहित्य। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग उच्च ज्ञान तथा बौद्धिकता है। कबीर के आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया गया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। कबीरदास जी ने आलोचक, समाज सुधारक एवं प्रदर्शक के रूप में निम्न विषयों का विशेष ध्यान किया है: कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट एवं चेतावनी। किस समीक्षक ने शब्दों को जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कबीरदास जी भाषा पर समीक्षा करते हुए श्याम सुंदर दास ने कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जनता है, तुलसीदास। नोट: कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। जागो जे हरि को भजो मोह मन मोहि आस। जागो जे हरि को भजो मोह मन मोहि आस। हरि बिच घातय अंतरा माया पड़ी विश्वास। उक्त पद में माया को विश्वास घातिनी क्यों कहा गया है? यह माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। उपरोक्त पद में माया को विश्वासघातिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। भ्रमर गीत किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो सदृश मूलक अलंकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। उन्होंने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छाड़कर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। इस पुस्तक के संपादक में उप संपादक के रूप में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। इस पुस्तक में सदृश मूलक अलंकार को प्रमुखता दी गई है। भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो कूट पद। नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित भ्रमर गीत सार का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद द्वारा महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। भ्रमर गीत सार के कूट पद में श्लेष और यमक दोनों प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो उपालंभ काव्य है। सूरदास जी के सूरसागर के 10वें स्कंध में भक्त की प्रधानता दिखता है, जिसमें 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत प्रसंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरसागर को सबसे मर्मस्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा श्रृंगार रस का सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं देखने को नहीं मिलता है। शुभ निबंध कुमिंज रण केसरणी। शुभ निशुंभ कुंभीश रण केसरणी। कोध वारिस अरविंद बोरे। उक्त पंक्ति में शुभ निशुंभ कौन है? तो है 2 राक्षस। शुभ निशुंभ दोनों दैत्य भाई थे जो महर्षि कश्यप और दन के पुत्र तथा नमुची के भाई थे। दैवी महात्म्य के अनुसार इंद्र के नमुच को मार डालने पर रुष्ट होकर शुभ निशुंभ ने उनसे इंद्रासन छीन लिया और शासन करने लगे। इसी अवधि में दुर्ग ने महिषासुर को मारा और ये दोनों उनसे प्रतिशोध लेने से उद्धत हुए। शुभ निशुंभ ने दुर्गा के सामने शर्त रखी कि वे या तो इनमें से किसी एक से विवाह करें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। इस पर दुर्गा ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, जो उन्हें परास्त कर देगा वह उसी से विवाह कर लेगी। इस पर दोनों भाइयों से युद्ध हुआ और दोनों मारे गए। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की
है दास भाव की। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास जी की भक्ति दास भाव की में की है। विनय पत्रिका में जितने भी हिंदू देवी देवताओं के संबंध स्त्रोत और पद हैं उन सब में उसका गुणगान करके उनसे राम की भक्त की याचना की गई है। निम्न में से किसकी स्तुति की गई है तो काल, अतिकाल, कलिकाल, ब्यलादि, खग, त्रिपुर मर्दन, भीष्म और कर्मभारी, सकल लोकांत, कल्पांत और सुलाग्र कृत, दिग्गजा व्यक्त, गुण नृत्यकारी, आध्यत, भैरव रूप शिवा। उपरोक्त पंक्ति में भैरव रूप शिवा की स्तुति की गई है। रिक्त स्थान भरिए। खोए दई बुद्धि सोए गई सुधि रोय हंसे उन्माद जग्यो। खोए दई बुद्धि सोए गई सुधि रोय हंसे उन्माद जग्यो। रिक्त स्थान भरिए। भोर ते सांझ लो कानन और निहारत बावर नेकुन हारती। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार और प्रेम ही रीतकाल का मुख्य विषय है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। यह नाम तत्कालीन संपूर्ण रचनाओं को समेट कर चलता है। इस नाम की व्यापकता सार्थकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार करते हुए कहा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से श्रृंगार काल कहना उचित होगा, जबकि मिश्रबंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है। वहीं डॉक्टर रसाल ने इसे कलाकाल कहा है। उनका कहना है कि काव्य ने कला पक्ष का जितना अधिक उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। कामायनी छायावाद युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिध हिंदी का महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं, अध्यायों का महाकाव्य है। यह निम्नलिखित हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसमें श्रद्धा को कामायनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जलप्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। भारतीय इतिहास में जलप्लावन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य के द्वारा ईसा पूर्व 24वीं शताब्दी में की गई थी। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाओं कड़ एवं मध्यान्धिनी से संबंध है। इसके कड़ में 17 कांड हैं, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण और 6806 कणिकाएँ हैं, जबकि मध्यान्धिनी में 14 कांड, 100 अध्याय और 438 ब्राह्मण तथा 7624 कंडिकाएँ हैं। रिक्त पंक्ति लिखिए। कहाँ आगंतुक ने स्नेह हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर, अरे तुम इतने हुए अधीर। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की काव्य ग्रंथ कामायनी का है। यह पंक्तियाँ कामायनी के 3रे अध्याय श्रद्धा सर्ग का है। रिक्त पंक्तियाँ लिखिए है ना। हृदय की अनुकृत वाह उदार, मधु पवन कीड़ित जो शिशुशाल, शोभित हो सौरभ संयुक्त, एक लंबी काया उन्मुक्त। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी के श्रद्धा सर्ग भाग 1 से लिया गया है। रिक्त पंक्ति लिखिए है। शक्ति के विद्युत कण
जो शक्त के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की कविता कामायनी के श्रद्धा सर्ग भाग 2 से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि का मूल संदेश शक्ति के नियोजन का है और संदर्भ राष्ट्रीय होते हुए भी चिंता समस्त मानवता की है। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिगमंडल है पंथ के परिवर्तन से, है ना। पंथ परिवर्तन सुमित्रानंद पंत जी की कविता संग्रह परिवर्तन के मध्य से ली गई। उपयुक्त पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत जी की कविता संग्रह परिवर्तन से ली गई है। परिवर्तन में संग्रहित काव्य प्रकृति सौंदर्य के साथ पंत जी मानव सौंदर्य के कुशल चितेरे हैं। उनकी इन कविताओं में पल परिवर्तित होने वाली पंक्ति के गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र देखने को मिलता है। परिवर्तन एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें छायावादी पंत जी में होने वाली मानसिक परिवर्तन की आहट है। इसमें प्रकृति के कोमल और कठोर चित्रों के साथ भाग्यवाद और निराशावाद के स्वर देखने को मिलता है। पंत की लाज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो है प्रगतिवादी। पंत की ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। यह छायावादी युग की एक महत्वपूर्ण कविता है। पंत जी ताज कविता में ताजमहल को एक कब्र या समाधि पर बने स्मारक पर एक भव्य निर्माण करते हैं। इस कविता की रचना अक्टूबर 1935 माना जाता है। यह इसके कविता संग्रह युगांत में संग्रहित है जो 1936 में प्रकाशित हुआ। वे ताजमहल के निर्माण के कारणों को उचित नहीं मानते हैं। उनकी कविता का सार मुर्दा लोगों को मुर्दे के साथ ही रहना चाहिए, उस पर इस प्रकार अनावश्यक निर्माण उचित नहीं है, बल्कि जीवित लोगों इस जीवित ईश्वरीय चेतना के साथ प्रगति के राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशम विभा से भर है। उपयुक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की नौका विहार कविता से है। नौका विहार कविता से है। सिमटी वर्तुल मृदुल लहर, है ना। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर नौका विहार से है। एक बार पुनः देखते हैं कि साड़ी की शुक्लन सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर नौका विहार। उपयुक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की कविता नौका विहार से ली गई है। एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर लग रहा था गजनबी का बाग मनहर। रिक्त पंक्ति गजनबी का बाग मनहर यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता से ली गई है। इसका पहला प्रकाशन हंस पत्रिका के 1941 के मई अंक में छपी थी। त्रिपाठी जहां एक और संस्कृत से हिंदी में राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखी, वहीं दूसरी ओर कुकुरमुत्ता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। कवि और कविता का नाम लिखिए। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्ण धार, अंतः सलिल अज्ञे। उपयुक्त कविता सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञेय 1911 द्वारा रचित कविता अंतः सलिल की है। अज्ञेय को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पारद्वार के लिए मिला। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब कराह का कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, या दीप अकेला अज्ञे।
गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता भूल गलती से ली गई है ना। 1917 में मुक्तिबोध का जन्म हुआ, ली गई है। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के स्वतंत्रोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। वे सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले कहानीकार समीक्षक थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु भी माना जाता है। रिक्त पंक्ति लिखिए। खोजता हूँ पठार, परम पहाड़, परम अभिव्यक्त अनिवार्य सुंदर, परम अभिव्यक्त अनिवार्य और सुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई अनिवार्य आत्म संभावना। खोजता हूँ पठार, परम पहाड़, अभिव्यक्ति सुंदर, ये अभिव्यक्ति समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई दुर्निवार आत्म संभवा। उपर्युक्त काव्यांश मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य संग्रह अंधेरे में है। इसका पूर्ण काव्यांश इस प्रकार है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश, राजनीति और स्थिति और परिवेश, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक, प्रक्रिया, क्रियागत परिणति। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी खोई हुई परम अभिव्यक्त दुर्निवार आत्म संभवा। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? तो निराला में। सूर्यकांत निराला के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। रिक्त पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्मराक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। उपयुक्त पंक्तियाँ गजानन मुक्तिबोध की काव्य रचना ब्रह्मराक्षस से है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 जुलाई सन 1980 को बनारस से 4 किलोमीटर दूर लमही नामक ग्राम में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म 31 जुलाई 1980 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था एवं मृत्यु 4 अक्टूबर 1936 में 56 वर्ष की आयु में वाराणसी में हुआ था। उनके उल्लेखनीय कार्य गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर हैं। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। गोदान 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं होरी, गोबर, माता दीन, धनिया, गोविंदी, मिस्टर मेहता आदि। निम्न संवाद किसने किससे कहा है? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती। गोबर ने झुनिया से। निम्न संवाद मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में पात्र गोबर ने झुनिया से किया है। निम्न कथन किस पुस्तक का है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी लालिमा से कभी मलिन नहीं होती है। तो गोदान। उपरोक्त कथन मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास गोदान से लिया गया है। गोदान में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। मुंशी जी के पूर्व के उपन्यासों में जहाँ आदर्शवाद दिखाई पड़ता है, वहीं गोदान में आकर उनकी यथार्थ नग्न रूप में परिलक्षित हुई दिखती है। इसलिए कई समालोचकों ने इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है।
है। निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरवालों के दरवाजे बंद थे। शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंखें लगी उसका पीछा कर रही हैं। तमस। उपरोक्त चित्रण भीमसाहिनी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तमस से लिया गया है। इसका प्रकाशन 1973 में राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा किया गया था। यह सांप्रदायिक वैमनस्य विषय पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास भीमसाहिनी का नहीं है? तो दिलोदानिश। दिलोदानिश भीमसाहिनी का उपन्यास नहीं है। भीमसाहिनी की रचनाएं उपन्यास तमस, बसंती, झरोखे, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, नाटक हनुष, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, कहानी संग्रह, भाग्यरेखा, वांगचू, निशाचर, मेरी प्रिय कहानियाँ, बाल कथा है, गुलेल का खेल, आत्मकथा है, बालराज माय ब्रदर। भीमसाहिनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। भीमसाहिनी के उपन्यास तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ है? तो है दूरदर्शन पे। तमस भीमसाहिनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पर 1986 में गोविंदी निहलानी ने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक एवं एक फिल्म भी बनाई थी। नोट: गोपाल राय के विश्लेषण के अनुसार तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। मैला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की है? बिहार के पूर्णिया जिले के मोरीगंज के। मैला आंचल सन 1954 में प्रकाशित हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस उपन्यास की कथावस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मोरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबद्ध है। नोट: मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की एक युगांतकारी औपन्यासिक कृति में कथा शिल्प के साथ भाषा शिल्प और शैल्प शिल्प का विलक्षण सामंजस्य है जो सहज और स्वाभाविक है, उतना ही मोहक और प्रभावकारी भी है। किसने कहा कि मैं फिर काम शुरू करूंगा? इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा। डॉक्टर प्रसाद ने ममता से। फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यास में मैला आंचल के नायक डॉक्टर प्रसाद को आदर्श डॉक्टर के चरित्र को प्रस्तुत किया है। उपरोक्त पंक्तियां डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कही थी। मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? तो है भगवान भगत। रेण की उपन्यास मैला आंचल में भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? तो है मेरीगंज में यौन शोषण का। मैला आंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक, आर्थिक, परिदृश्य और सामाजिक संबंधों का सफल चित्रण हुआ है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। मिथिला की पृष्ठभूमि पर रचे इस उपन्यास में अंचल की भाग विशेष का अधिक प्रयोग किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? तो है मुदगल। स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल है। नोट: संपूर्ण स्कंदगुप्त नाटक में जितने भी पात्र आए हैं उन्हें प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देवी देवता श्रेणी के पात्र इसमें स्कंदगुप्त, देवसेना और बंधुवर्मा और वर्णदत्त आते हैं। दानव वृत्त वाले पात्र इसमें भट्टारक, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और विजया आते हैं और मानव वृत्त वाले पात्र इसमें सर्वंग नाग और जयमाला आते हैं। यह किसका संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। तो है देवसेना। स्कंदगुप्त नाटक में संवाद कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। देवता श्रेणी के पात्र देवसेना की है। किसने कहा है? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती है तो है विजया ने भट्टारक से। उपरोक्त संवाद जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त पात्र विजया और भट्टारक के बीच का है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी किसने दी है? तो अनंत देवी ने। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी दानव श्रेणी के पात्र अनंत देवी ने दी है। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है?
है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गंधारी पत्थर थी उस श्री हतमुख पर, जीवित मानव का कोई चिन्ह न था। अश्वत्थामा का अर्धसत्य। उपयुक्त कथा गायन का शीर्षक अश्वत्थामा का अर्धसत्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक रीतनाट्य है। इसका प्रकाशन 1955 में हुआ। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों पर आधारित है। इस काव्य नाटक के माध्यम से भारती जी ने युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया है। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? कृतवर्मा ने। उपरोक्त संवाद कृतवर्मा का है। यह धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग का है, जिसमें उन्होंने महाभारत का 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की क्षण तक की घटनाओं का काव्य नाट्य रूप दिया है। किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहे दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। संजय। उपयुक्त संवाद धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक अंधा युग से संजय का है। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? तो दुर्योधन और भीम का युद्ध। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के एक सेनापति था, वह छद्म वेश धारण करके दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? तो वह एक पूरा आदमी। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी, कंप्लीट मैन चाहती है। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर के रूप में उसने निर्वासित और वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया। सावित्री की शादी के बाद देवर्षि नारद सावित्री को बताते हैं कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। सावित्री के माता पिता ने भी बहुत समझाया, किंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। भारतीय परंपरा में सती सावित्री, सीता, कुंती और द्रौपदी तथा तारा आदि स्त्रियों को प्रातः स्मरणीय नारियों के रूप में वंदनीय माना जाता है। इन स्त्रियों में विशेष बातें ये थी कि ये अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती थी। सावित्री को ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का अवतार माना जाता है। सावित्री इतनी तेजस्वी थी कि उनके तेज को धारण करने में कोई भी पुरुष सक्षम नहीं था। सावित्री ने विवाह के लिए सत्यवान जैसे तपस्वी और तेजस्वी पुरुष का चुनाव किया। सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या अभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्त प्रदर्शित किया, तो मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को सावित्री और सत्यवान की कथा बताते हैं। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता। आप क्या समझ रहे हैं? मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं? मैं क्या कहने जा रहा हूँ? आप शायद सोचते हो कि इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता और व्यवस्थापक, या कुछ और। तो काले सूट वाला आदमी। उपयुक्त पंक्ति मोहन राकेश की नाटक आधे अधूरे में काले सूट वाला आदमी का है। इस नाटक की विशेषता है कि यह आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया नाटक है, जिसमें मध्यवर्ती परिवार में वैवाहिक जीवन की विडंबनाओं को दर्शाया गया है। साथ ही इसमें परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग के संतराश का भोग करते हुए दिखाया गया है। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? तो है भारतीय लोक नाट्य परंपरा। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना भारतीय लोक नाट्य परंपरा में दिखाया गया है। सर्वनाक का परिचय है। अंतर्वेद या
विषय पद सर्वनाग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का एक पात्र है जिसका परिचय अंतर्वेद का विषय पद के रूप में मंचन किया गया है। श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर है? श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करती है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है है। भक्ति किसका नाम है? भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज दास से हुई है अर्थात सेवा करना या भजन करना है। व्यास मुनि ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। वही नारद भक्त सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूप और अमृत रूप कहा गया है। इसको प्राप्त कर मनुष्य कृत्य संतृप्त और अमर हो जाता है। श्रद्धा के विषय में कौन से हैं? तो है शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। श्रद्धा मानव जीवन की नींव है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे ही उसका व्यक्तित्व बनता है। श्रद्धा में शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति निहित होती है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जलता है। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा भक्ति मनोभावात्मक निबंध श्रद्धा भक्ति है। शुक्ल जी ने श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति कहा है। भक्त की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं तो कभी याचना करते हैं। मनुष्य को कर्म प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? तो है भावात्मिकता। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। हृदय को प्रकृति दशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता। उपरोक्त कथन सार कविता की ओर इंगित करता है। अशोक के फूल निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ है? तो 1948 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह अशोक के फूल का प्रकाशन 1948 में हुआ था। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो ललित। द्विवेदी जी अशोक के फूल ललित शैली के निबंध रचना है। ललित से तात्पर्य विदग्धता और रस प्रवणता है। ललित निबंध को आत्मपरक, विषय प्रधान और व्यक्तिनिष्ठ निबंध भी कहते हैं। हिंदी साहित्य को यह आधुनिक युग की देन कहा जा सकता है। ललित शब्द सन 1940 के बाद रचित हिंदी के व्यक्तिव्यंजक निबंधों के लिए रूढ़ सा हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता है तो है भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशस्त, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी 1889-1968 हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनकी भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, इसमें जटिलता कहीं भी नहीं मिलती है। राम वृक्ष बेनीपुरी मुंशी प्रेमचंद की श्रेणी के ही लेखक थे जिनकी रचनाओं में हमारे देश की आत्मा यानी गांवों की बहुलता और वहाँ का जीवन वर्णन मिलता है। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी को साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना कार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वे प्रेमचंद की श्रेणी के ही लेखक थे जिनकी रचनाओं में हमारे देश की आत्मा यानी गांवों का इतनी बहुलता से जीवंत वर्णन मिलता है। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? तो है व्याख्यात्मक और भावात्मक। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह 1881 और 1931 द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध रचना है। इसमें पूर्ण सिंह ने मजदूरों के श्रम तथा उसके सच्चे मूल्यों का व्याख्यात्मक एवं भावात्मक विवेचन किया है। सरदार
द्विवेदी युग के श्रेष्ठ तथा सफल निबंधकार हैं। उन्होंने भावात्मक लाक्षणिक शैली के बनबंधों की रचना करके इस क्षेत्र में एक नई परंपरा का उदय किया गया था। इस निबंध का सार है कि किसान के खेत में किए गए श्रम और गड़रिया द्वारा भेड़ चराने के कार्य का प्रतिपादन पैसे से नहीं चुकाया जा सकता, बल्कि उसका मूल्य परस्पर प्रेम करके ही चुकाया जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? सांस्कृतिक। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल में भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष और विभिन्न धर्मों का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया है। छोटी छोटी चीज़ों, विषयों का सूक्ष्म स्वरूप अवलोकन और विशेषण विवेचन उनकी निबंधकला का विशिष्ट व मौलिक गुण है। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगात्र, रस, निष्पत्ति। उक्त सूत्र किस आचार्य या किस संप्रदाय से संबंधित है? गलत है यार। भरत मुनि रस संप्रदाय होना चाहिए। भरत मुनि रस संप्रदाय। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगतः रसा निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि ने रस सूत्र में किया है। भरत मुनि ने रस को आस्वाद प्रदान करने वाले तत्व मानते हैं। अस्वाद्यात। उनके अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों के मिश्रण के भोज रस का निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट रस की प्राप्ति होती है। नोट: शंकु के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ अनुमान है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रसों की संख्या कितनी मानी है? तो है 8। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। दांडी ने 8 रसों का उल्लेख किया है। रथ के 3 भेद हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल रति और भक्त संबंधी रति। इन्हीं से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल और भक्त रस का निष्पत्ति हुआ है। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? तो भामा। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में अलंकार तत्व की समीक्षा की है, लेकिन आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य माना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अलंकार के स्वरूप का विवेचन किया और उनके काव्य को आत्मतत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वक्रोक्त संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? तो ध्वनि संप्रदाय के। वक्रोक्त संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ था। आचार्य भामा ने वक्रोक्त को एक अलंकार माना था। तत्पश्चात आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट किया, जिसके कारण आचार्य कुंतक को वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो है 6। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के 6 प्रमुख भेद हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, पद परार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता तथा प्रबंध वक्रता। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? तो अरस्तु ने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के अनुकरण के सिद्धांत को दिशा विहीन कहते हुए अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया। अरस्तु के अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप में पुनः रूपागत करने का प्रयत्न कवि करता है। प्लेटो ने कवि को क्या माना है? तो प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। महान दार्शनिक प्लेटो या अफलातून, जो सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे, उन्होंने कवि को केवल एक अनुकर्ता रूप में माना है। प्लेटो का कवि एक कविता के संबंध में मत
कविता अनुपयोगी है और कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। कविता जगत की अनुकृत है जबकि जगत स्वयं अनुकृत है, अर्थात कविता सत्य से दुगनी दूरी बनाती है। कविता भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अरस्तु ने। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों को उचित रूप से विरेचन हो जाता है। विरेचन क्या है? मनोविकारों का शुद्धिकरण। विरेचन मनोविकारों का शुद्धिकरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? सी क्रोचे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी से अभिव्यंजनावाद एक आधुनिकतावादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रभाव सबसे पहले काव्य और चित्रकला के क्षेत्र में आया था। सिद्धांत रूप में इसका साहित्यिक प्रतिपादन इटली के विचारक बेनेडेत्तो क्रोचे ने किया है। उनके अनुसार अंतःप्रज्ञा क्षणों में आत्मा की सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? ये आत्मवादी। बेनेडेत्तो क्रोचे 1866-19 इटली का आत्मवादी दार्शनिक था। वह उदारवादी विचारक था, परंतु उन्होंने दूसरी तरफ मुक्त व्यापार का विरोध भी किया है। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्यशास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो यूरोपीय। अभिव्यंजनावाद यूरोपीय सौंदर्यवाद का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? तो स्वानुभूति। स्वानुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। यह हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो सन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी थी। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, जिन्हें माना जाता है। बी प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा। छायावादी काव्य के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। इन्हें इस काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। छायावाद नामकरण श्री मुकुटधर पांडे को जाता है। उन्होंने श्री शरद पत्रिका के एक निबंध लेख में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। उन्होंने हिंदी में छायावाद नाम से 4 लेखमाला प्रकाशित करवाई। छायावादी काव्य की विशेषता है उक्त काव्य में कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता का समावेश। किस समीक्षक ने कहा है छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावादी काव्य की समीक्षा करते हुए कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1935 में। कामायनी प्रसाद की अंतिम काव्य रचना 1936 में प्रकाशित हुई है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है, जिसके 15 सर्ग में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन, जिनमें मानव की शिष्ट के अंत तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास स्पष्ट होता है। प्रगतिवाद साहित्य के स्वदेश मानता है। स्वदेशता का अर्थ है तो किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। प्रगतिवाद साहित्य में स्वदेश का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना है। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? जनजीवन के बीच से। प्रगतिवाद का सिद्धांत आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में उसे ही प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब जनजीवन के बीच से लिया गया है। प्रगतिवादी कवि रंगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? डी है नारोत्तम। नारोत्तम रंगे राघव की पुस्तक नहीं है। अजय खंडहार मेधावी और पंचाली रंगे राघव की पुस्तक है, रचना है। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए हैं। तो रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। मूल रूप से प्रगतिवादी कवियों में रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रंगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन का नाम उल्लेखनीय है। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। तो है
माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा। केदारनाथ अग्रवाल की दो कविताएं हैं, माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष ज्ञानपीठ द्वारा सन 1900 भारतीय ज्ञान तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 में किया गया। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसे अज्ञेय द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञेय की कविताओं का संकलन। इसी संकलन में हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? तो है शिल्पगत चमत्कार। प्रयोगवाद की विशेषता शिल्पगत चमत्कार थी। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतवाद की रूढ़ियों की प्रक्रिया में हुआ है। प्रयोगवाद की अन्य विशेषताएं इस प्रकार है: निरंतरता, प्रयोगशीलता, वाद या विचारधारा का विरोध, नई राहों का अन्वेषण, साहस और जोखिम, अनुभूति व यथार्थ का संश्लेषण, बौद्धिकता का आग्रह, व्यक्तिवाद, काम संवेदना की अभिव्यक्ति, भाषा का शिल्पगत एवं शैलीगत प्रयोग। इस युग के कवियों के शिल्प के प्रति आग्रह देखकर इन्हें आलोचकों ने इस युग के कवियों को रूपवादी तथा उनकी कविताओं को रूपग्राही कविता कहा है। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से प्रगतवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। शमशेर बहादुर सिंह एवं नरेश मेहता प्रयोगवादी काव्यधारा के ऐसे कवि थे जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की है? तो महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना सन 1981 में महात्मा गांधी सेंट एनी बेसेंट ने एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो, भारत जननी की स्थापना के उद्देश्य से किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिवराज वी पाटिल। नोट: 1964 में संसद द्वारा अधिनियम पारित करके इस सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की। सभा द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा और उपाधि प्रदान का अधिकार भी प्राप्त हुआ है। इसकी शाखाएं दक्षिण के चारों राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हैं तथा केंद्रीय कार्यालय चेन्नई एवं संपर्क कार्यालय दिल्ली में है। किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापति में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे? 1935 में। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापति में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। काका कालेलकर ने इस सम्मेलन में हिंदी, मराठी और गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाने की दिशा में कुछ सुझाव दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।